18 मई 1974 की सुबह ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली स्टेशन से फिल्म बॉबी का मशहूर गीत हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए नशर हो रहा था। सुबह ठीक 9 बजे गाना बंद कर दिया गया और ऐलान हुआ कि बराह करम एक अहम ऐलान का इंतजार करें। चंद सेकंड्स बाद अनाउंसर की आवाज रेडियो पर गूंजी। आज सुबह 8:05 पर इंडिया ने मगरबी इंडिया के एक नामालूम मकाम पर पुरअमन मकासद के लिए ज़ेरे ज़मीन एटमी तजर्बा किया है। रेहान फजल की तहरीर सुनिए नादिया सुलेमान की ज़बानी। इससे एक दिन पहले लंदन में उस वक्त की इंडियन वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएन हक्सर बार बार इंडियन हाई कमिश्नर पीके नेहरू से सवाल कर रहे थे कि दिल्ली से कोई खबर आई। जैसे ही इंडिया से एटमी तजर्बे की खबर आई, नेहरू ने हक्सर के चेहरे पर आने वाले सुकून को साफ पढ़ लिया। वो समझ गए कि हक्सर बार बार दिल्ली से आने वाली खबरों के बारे में क्यों पूछ रहे थे। इस वाक़ये से 5 दिन पहले यानी 13 मई को एटमी तवानाई कमीशन के चेयरमैन होमी सेठना की निगरानी में इंडिया के एटमी साइंसदानों ने एटम बम को असेंबल करना शुरू किया था। 14 मई की रात को ये डिवाइस अंग्रेजी के हर्फ एल की शक्ल में बने एक शाफ्ट में पहुंचा दी गई। अगले दिन सेठना दिल्ली रवाना हुए क्योंकि इंदिरा गांधी से उनकी मुलाकात पहले से तय थी। सेठना ने कहा, हमने डिवाइस को शाफ्ट में पहुंचा दिया है, अब मुझे उसे बाहर निकालने को नहीं कहिएगा क्योंकि अब ये मुमकिन नहीं है। अब आप हमें आगे जाने से नहीं रोक सकती। इंदिरा गांधी का जवाब था, गो अहेड, क्या तुम्हें डर लग रहा है? सेठना ने कहा, हरगिज नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि यहाँ से वापसी नहीं होगी। अगले दिन इंदिरा गांधी की मंजूरी लेने के बाद सेठना इंडिया के इलाके पोखरन वापस आ गए। उन्होंने पूरी टीम को जमा किया और पूछा कि टेस्ट में नाकाम होने पर किसका सर कलम किया जाएगा। बम के डिजाइनर राजगोपाल चिदम्बरम ने फौरन जवाब दिया, मेरा। टीम के डिप्टी लीडर पीके आयंगर ने भी कहा, किसी का सर कलम करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नाकाम हो जाता है तो इसका मतलब है कि फिजिक्स के उसूल दुरुस्त नहीं है। 18 मई की सुबह पोखरन के सहरा में गर्मी कतरे ज्यादा थी। धमाके को देखने के लिए वहां से 5 किलोमीटर के फासले पर एक मचान नुमा साइबान बनाया गया था। होमी सेठना, राजा रमन्ना, उस वक्त के इंडियन आर्मी चीफ जनरल ब्योर, उस वक्त के डीआरडीओ के चेयरमैन बीडी नाग चौधरी, टीम के डेप्यूटी लीडर पीके आयंगर और लेफ्टिनेंट कर्नल पीपी सुब्रवाल वहां मौजूद थे। नाग चौधरी के गले में कैमरा लटका हुआ था और वो मुसलसल तस्वीरें ले रहे थे। चिदम्बरम और एक और डिजाइनर सुतिंदर कुमार सेका कंट्रोल रूम के करीब एक और चोटी पर मौजूद थे। इलेक्ट्रॉनिक धमाका करने वाली टीम के सरबराह श्रीनिवासन और प्रणव दस्तेदार कंट्रोल रूम के अंदर थे। तजुर्बे का वक्त सुबह 8 बजे मुकर्रर किया गया था, लेकिन इससे 1 घंटा पहले फाइनल चेक के लिए जाने वाले साइंसदान वरिंदर सिंह सेठी की जीप तजुर्बे के मकाम पर स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वक्त खत्म हो रहा था। आखिरकार सेठी ने जीप को वहीं छोड़ा और 2 किलोमीटर पैदल चलकर कंट्रोल रूम तक पहुंचे। सेठना ने वहां मौजूद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ब्योर से पूछा कि इस जीप का क्या करना है, जो टेस्ट साइट के बिल्कुल करीब खड़ी थी। जनरल ब्योर ने जवाब दिया, ओह यू कैन ब्लो द डैम थिंग अप, यानी तुम उस नाकारा चीज को तबाह कर सकते हो। ऐसा करने की नौबत नहीं आई क्योंकि उसी दौरान इंडियन फौज के जवान एक और जीप लेकर वहां पहुंच गए और खराब जीप को एक महफूज मकाम पर ले गए। लेकिन इस चक्कर में टेस्ट का वक्त 5 मिनट बढ़ा दिया गया। आखिरकार मचान के करीब लाउड स्पीकर से उल्टी गिनती शुरू हो गई। सेठना और रमन्ना ने प्रणव दस्तेदार को ट्रिगर दबाने का एहसास दिया। जैसे ही 5 की गिनती हुई, प्रणव ने हाई वोल्टेज का स्विच ऑन कर दिया। बाएं जाने बिजली का मीटर देखकर दस्तेदार के पैरों से जमीन निकल गई। मीटर ये जाहिर कर रहा था कि मतलूबा वोल्टेज का सिर्फ 10% एटमी डिवाइस तक पहुंच रहा है। उसके मोविनीन ने भी ये देखा। वो घबराहट में चिल्लाए, शेल वी स्टॉप, यानी क्या हम रुक जाएं? उजलत में गिनती भी बंद हो गई। लेकिन दस्तेदार का तजुर्बा बता रहा था कि शाफ्ट के अंदर ज्यादा नमी की वजह से गलत रीडिंग आ रही है। उन्होंने चीखकर कहा, नो वी विल प्रोसीड, यानी हम आगे बढ़ेंगे। जॉर्ज प्रोकोविच अपनी किताब इंडियाज न्यूक्लियर बॉम्ब में लिखते हैं कि 8:05 पर दस्तेदार ने सुर्ख बटन दबा दिया। दूसरी तरफ जब मचान पर मौजूद सेठना और रमन्ना ने सुना कि गिनती रुक गई है तो वो समझे कि धमाका रुक गया है। अभी सब सोच रहे थे कि उनकी सारी मेहनत रायगा गई कि अचानक जमीन से रेत का एक पहाड़ उठा और तकरीबन 1 मिनट तक हवा में रहने के बाद गिरने लगा। पीके आयंगर ने बाद में लिखा, ये एक हैरत अंगेज नजारा था।
अचानक क्रिश्चियन के अपनी उंगली पर पहाड़ उठाने के बारे में सुने सारे अफसाने मुझे सच लगने लगे। उनके पास बैठे सिस्टम इंटीग्रेशन टीम के सरबराह जितेंद्र सोनी को ऐसा लगा जैसे उनके सामने कोई रेत का कुतुब मीनार आन खड़ा हुआ हो। उसी वक्त सबको यूं महसूस हुआ जैसे कोई जबरदस्त जलजला आया हो। सेठना को भी लगा कि जमीन शिद्दत के साथ हिल रही है, लेकिन वो हैरान थे कि धमाके की आवाज क्यों नहीं आई, या वो सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक सेकंड बाद एक धमाके की मध्यम आवाज सुनी गई। चिदम्बरम, सक्का और उनकी टीम एक दूसरे से गले मिलने लगे। चिदम्बरम ने बाद में लिखा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा था। जोश में सक्का ने मचान से छलांग लगा दी और जिसकी वजह से उनके टखने में मोच आ गई। कंट्रोल रूम में मौजूद श्रीनिवासन को ऐसा लगा जैसे वो एक जवार भाटे वाले समंदर में एक छोटी किश्ती पर सवार हो जो बुरी तरह डगमगा रही हो। रमन्ना ने अपनी सवाने उम्री में लिखा है कि मैंने अपने सामने रेत के पहाड़ को ऐसे उठते देखा जैसे हनुमान ने उसे उठा लिया हो। लेकिन वो इस जोशो खरोश में ये भूल गए कि थोड़ी ही देर में जमीन कांपने वाली है। वो फौरन ही मचान से नीचे उतरने लगे। जैसे ही जमीन हिली, मचान से नीचे आने वाले रमन्ना अपना तवाजुन बरकरार न रख सके और वो भी जमीन पर आ गिरे। ये एक दिलचस्प इत्तेफाक था कि इंडिया में एटम बम के मेमार इस अजीम कारनामे के मौके पर पोखरण की जलती हुई गर्म रेत पर मुंह के बल गिरे पड़े थे। अब अगला मरहला ये था कि ये खबर दिल्ली में इंदिरा गांधी तक कैसे पहुंचाई जाए। सिर्फ इस मकसद के लिए फौज ने वहां वजीर-ए-आज़म के दफ्तर के लिए खुसूसी हॉटलाइन का इंतजाम किया था। पसीने में नहाए सेठना का वजीर-ए-आज़म ऑफिस से राबिता कई कोशिशों के बाद कायम हुआ। दूसरे सिरे पर वजीर-ए-आज़म के प्राइवेट सेक्रेटरी पीएन धर थे। सेठना ने कहा, धर साहब एवरीथिंग हैज गॉन, और उसी वक्त राबिता मुनक़ता हो गया। सेठना समझ गए कि धर ने महसूस किया होगा कि तजुर्बा नाकाम हो गया है। उन्होंने फौज की जीप उठाई और लेफ्टिनेंट कर्नल पीपी सुभरवाल के साथ बेदिली से पोखरण गांव की तरफ चले जहां फौज का टेलीफोन एक्सचेंज था। वहां पहुंचने के बाद सेठना ने अपना सर पीट लिया जब उन्हें यह ख्याल आया कि वो धर का डायरेक्ट नंबर भूल आए हैं। यहाँ सुभरवाल उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने अपनी सारी अफसरी अपनी आवाज में डालते हुए टेलीफोन ऑपरेटर से कहा, गेट मी द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यानी मेरा वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से राब्ता कराओ। उनके हुक्म का ऑपरेटर पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने आम हिंदी में पूछा, तुम कौन हो? काफी कोशिशों और बहस मुबाहिसे के बाद बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से राबिता हुआ। सेठना ने तकरीबन चीखते हुए मशहूर कोडवर्ड बुद्धा इज स्माइलिंग कहा। इस वाक़ये के 29 साल बाद तक पीएन धर ने किसी को ये नहीं बताया कि सेठना की ये तमाम कोशिशें बेसूद साबित हुई थी, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल ब्यूर की कॉल 10 मिनट पहले ही उन तक पहुंच गई थी। धर उनसे बरहरा सवाल नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी बातचीत टेलीफोन लाइन पर सुनी जा सकती थी। धर ने उनसे पूछा, क्या हाल है? ब्यूर का जवाब था, सब आनंद है, यानी सब अच्छा है। धर को उसी वक्त एहसास हो गया कि इंडिया का एटमी तजुर्बा कामयाब हो गया है। उन्होंने फौरन वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह का रुख किया। उस वक्त इंदिरा गांधी अपने लॉन में आम लोगों से मिल रही थीं। जब उन्होंने धर को आते देखा तो लोगों से बात करना छोड़कर उनकी तरफ लपकी। उन्होंने तकरीबन उखड़ी हुई सांस के साथ पीएन धर से पूछा कि क्या हुआ? धर ने जवाब दिया, सब ठीक है मैडम। धर अपनी सवाने उम्री में लिखते हैं कि मुझे आज भी याद है कि ये सुनकर इंदिरा गांधी का चेहरा खिल उठा। उनके चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट वाज़ेह तौर पर पढ़ी जा सकती थी।